क्या पॉल्यूशन भी कैंसर होने का खतरा पैदा करता है? 1,00,000%। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है उतना ज़्यादा आप कैंसर के एनवायरनमेंट में हो। हल्दी और अदरक अगर डेली सुबह अगर आपने ले लिया, आप पॉल्यूशन से बच सकते हो। हम नोएडा में रहते हैं। जी, दिल्ली या भारत के जितने भी बड़े मेट्रो शहर हैं, सब में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। क्या पॉल्यूशन भी कैंसर होने का खतरा पैदा करता है? 1,00,000%। 1,00,000%। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है उतना ज़्यादा आप कैंसर के एनवायरनमेंट में हो। जो भी हवा आप ब्रीद कर रहे हो, ये सीधे आपके शरीर में जा रही है, वो सीधे आपके लंग्स में जा रही है, वो सीधे आपके ब्लड में जा रही है, आपके खून में जा रही है। बिकॉज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज सब अंदर हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, इसमें आप जितने भी केमिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितने आप ब्रीद कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको अंदर के अंदर खोखला बना रहा है। इस हिसाब से दिल्ली एनसीआर में जितने लोगों सब पर कैंसर का खतरा है। कैंसर का खतरा है। यहाँ तो कहते हैं कि आप इतनी सिगरेट पी जाते हैं बिना पिए हुए। और यहाँ पर अनहेल्दी हेयर नॉर्मल है। AQI में अगर आपकी एयर अनहेल्दी आ रही है, नॉर्मल है। सीवियर आ रही है, नॉर्मल है। जब हैजार्डस होती है तब गवर्नमेंट झांकती है, बट अदरवाइज उसको नॉर्मली समझा जाता है। सो आइडियली येस, जितने ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हो, जिसमें दिल्ली NCR में जितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है, आप कैंसर के रिस्क में हो। तो दिल्ली एनसीआर में जो बंदा रह रहा है या देश के किसी भी हिस्से में जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल अच्छा खासा है, वहाँ पर कैंसर से बचने के लिए वो क्या करें? खान पान का ध्यान रखें। जितना हो सके सात्विक खाना खाएं, जितना हो सके सब्जियां अच्छे से धोकर खाएं। आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप वो ले सकते हो जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन ज़्यादा बढ़े। कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के ऑक्सीजनेशन लेवल्स बढ़ाते हैं। आप एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कम करता है। सो अगर जितना ऑक्सीजनेशन रहेगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे। आप एटलीस्ट उसको फाइट बैक कर पाओगे। जितनी अच्छी इम्यून सिस्टम है उतना ज़्यादा आप कैंसर से लड़ सकते हो। हल्दी और अदरक अगर डेली सुबह अगर आपने ले लिया, आप कैंसर से बच सकते हो। तुलसी, अदरक और कच्ची हल्दी, इसका आपने एक वो बनाया काढ़ा टाइप, और सुबह सुबह आपने गुनगुना पानी में ले लिया, आप पॉल्यूशन से बच सकते हो। आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा रहेगी, आप उतना ज़्यादा पॉल्यूशन से बच सकते हो। ये जो आपने एक फार्मूला दिया भी, हल्दी, अदरक एंड तुलसी, ये क्या असर करती है? आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करती है, और जितना आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, आपको पॉल्यूशन कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। और बॉडी में पॉल्यूशन में तो आप रहना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। एक मेंटेनिंग कॉज है जो आपको, एक एनवायरनमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपको नोएडा से आप नहीं छोड़ सकते, मैं दिल्ली से नहीं छोड़ सकता। तो एटलीस्ट हम अपने बॉडी को इतने सक्षम कर लें कि हमारे बॉडी में इस पॉल्यूशन का फ़र्क ना पड़े। तो ये सुबह सुबह उठकर हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक और तुलसी, इसका आप काढ़ा बनाकर पी लो, आप एटलीस्ट पॉल्यूशन से डील कर सकते हो। सुबह सुबह अपने खाने में ब्रोकली शुरू कर लीजिए। ब्रोकली सौते किया, तवा लिया, उसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला या कोई भी नारियल का तेल लिया, और ब्रोकली को सौते करके उसमें नमक एंड काली मिर्च डालकर उसको सौते करके ले लिया। बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना ही कम होगा। जितना हो सके कच्चा टमाटर में लाइकोपीन होता है। अगर आप जितना टमाटर खाओगे, आप उतना ही इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकते हो। जो पॉल्यूशन से जितना भी डैमेज होता है, खाने से वो सब कवर हो जाता है। सप्लीमेंट्स, एक हेल्थ रीसेट करके सप्लीमेंट आता है, वो आप ले सकते हो। उससे आपका जितना भी बॉडी में डैमेज होता है पॉल्यूशन से, वो कंट्रोल हो सकता है। जिम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, इनसे कैंसर पे कोई असर होता है? खतरा बढ़ाते हैं या ये बिल्कुल बेअसर होते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है? डिपेंड करता है। अगर वो प्रूवन है और अगर वो हेल्दी के उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उससे कैंसर नहीं हो सकता। अगर उसमें कुछ ऐसा केमिकल डला है जिससे कोई प्रिजर्वेटिव है या कोई और केमिकल है जिसमें जो डैमेज कर रहा है, जो आर्टिफिशियली आपके मसल को बूस्ट कर रहा है, देन वो डेंजरस हो सकता है। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये जो जिम के जो प्रोटीन पाउडर्स हैं इनसे कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। कितने टाइप के कैंसर होते हैं? सैकड़ों। हाँ, अगर ब्रेन की बात करो तो ब्रेन में ही 5 तरीके के होते हैं। एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, कई तरीके के होते हैं। मतलब राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इतने कैंसर्स होते हैं कि हर चीज़ का ही एक, हड्डियों का ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा, कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर, ब्लड कैंसर कई प्रकार के होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक, बहुत कई तरीके। क्या डिफरेंस होता है इन सब में?
हर कैंसर अलग होता है, हर कैंसर सेल स्पेसिफिक होता है, हर कैंसर का अलग अलग एक्शन होता है, हर कैंसर में अलग अलग तरीके की उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी अलग टेंडेंसी होती है। राउंड सेल ट्यूमर अलग होता है, वो इतना बड़ा ट्यूमर फैल जाता है। लिवर कैंसर अलग होता है, जिसको हम HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। सो अलग अलग तरीके के कैंसर्स हैं। सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा होता है? सभी कैंसर खतरनाक होते हैं और सभी कैंसर नहीं भी खतरनाक क्यूरेबल होते हैं। कितनी स्टेज होती है कैंसर की? 4। 4th स्टेज लास्ट होती है, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, वो लास्ट स्टेज होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 तब होती है जब वो सीमित होता है उसी एरिया में, उसी लोकेशन में। स्टेज 2 होती है जब वो शरीर समझाइए थोड़ा हमें, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में सब मान के चलिए, ब्रेस्ट में एक ट्यूमर है, ठीक है, ठीक है। एक महिला के ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो वहाँ से अगर शुरू हुआ तो वो स्टेज 1 है, वो ब्रेस्ट पे लोकलाइज्ड है। जब वो ब्रेस्ट से फैल कर बगल के लिम्फ नोड्स में चला गया, जिसको हम बगल की गांठ बोलते हैं, अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वहाँ चला गया तो ये स्टेज 2 आ गया। जब ये वहाँ से शिफ्ट होकर साइज बढ़ा ट्यूमर का और 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो गया, स्टेज 3 आ गया। और जब ये लिवर, लंग्स, बोन्स या ब्रेन में फैल गया तो स्टेज 4 हो गया। तो स्टेज 1 मतलब जो लोकलाइज्ड है वो ट्यूमर, स्टेज 2 जब उसका साइज बढ़ा और एक लिम्फ नोड कवर किया, स्टेज 3 जब लिम्फ नोड्स कवर किए और थोड़े दूर के लिम्फ नोड्स भी कवर किए और ट्यूमर का साइज बढ़ गया, स्टेज 4 जब लिवर, लंग्स, बोन्स या ब्रेन में फैल गया। प्राइमरी कैंसर वहीं था, पीपल का पेड़ यहाँ बोया, जड़ें आगे तक पड़ोसी के घर तक चली गई, स्टेज 4। तो ट्यूमर और कैंसर में फिर क्या डिफरेंस है? ट्यूमर मतलब लोकलाइज्ड लीजन, किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे, किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे। जैसे ब्रेन में हमेशा ट्यूमर होता है, ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ब्रेन में हमेशा ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर्स बोलते हैं उसे। GBM, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ये सारे ट्यूमर्स हैं। कैंसर लोकलाइज्ड नहीं होता। कैंसर मतलब जब मैलिग्नेंसी, उसमें मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं। अब कैंसर भी 2 प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब वो वहीं पर ही रहेगा, सीमित रहेगा, आगे नहीं फैलेगा, ज़्यादा तेज़ मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। मैलिग्नेंट मतलब एग्रेसिव है, तेज़ फैलने वाला है, जल्दी काबू करने की ज़रूरत है। चांसेस है कि ये वहाँ से अपनी जगह छोड़कर थ्रू ब्लड या थ्रू लिम्फ, ये लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है या फिर दूसरे किसी शरीर के हिस्से में भी जा सकता है, तब वो मैलिग्नेंट कैंसर्स होते हैं। ओके। कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है। कैंसर हर जेंडर को इक्वली कवर करता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही होता है? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। ये क्यों सबसे ज़्यादा यही होता है? जैसे पुरुषों में तो ऐसा हार्मोन स्पेसिफिक है ये। जब आप जैसे आप स्मोक करते हो तो स्मोक करने पर हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो जब भी ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं, महिलाओं में एनीवेज बिकॉज ऑफ पीरियड्स ये हार्मोन का वेरिएशन रहता है, जब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हमेशा वेरी करते हैं। अब हार्मोन में गड़बड़ी हो जाने से जब DNA में चेंजेस आते हैं और हार्मोन में भी गड़बड़ी आ गई, तब उसके बाद हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हो जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर इसका एक सीधा जीता जागता उदाहरण है। एक और एग्जांपल है, जैसे एंजेलिना जोली, उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, लेकिन उसने ओवरीज भी रिमूव करा दी, उसने पूरा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही रिमूव करा दिया, फेलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव करा दी। वो इसलिए क्योंकि हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर था, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वहाँ पर कैंसर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा था। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसका वो ऑर्गन्स भी रिमूव करा दिए गए। ये उन कैंसर्स की वजह से होता है। सो महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स बहुत होते हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हैबिट स्पेसिफिक कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तंबाकू खा रहे तो मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, बकल म्यूकोसा, अंदर जबड़े का एल्वुलर कैंसर, CA टूथ, CA मैक्सिला, ये वाले कैंसर ज़्यादा होते हैं। या फिर स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर, अल्कोहल की वजह से लिवर का कैंसर, कोलोन कैंसर, ये वाले ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट, ओवरी, ये वाले ज़्यादा होते हैं, सर्विक्स। चाय या कॉफ़ी पीने से कैंसर तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिप मार लेते ऐसी बात तो है, वरना मेरी हालत टाइट हुआ थी कि चाय पीने से होता, मेरी चाय छूट जाती है। नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर केसेस में कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज में पता चलता है? हम अक्सर सुनते हैं कि इन भाई साहब को 4th स्टेज कैंसर हुआ है। फिल्मों में भी जो दिखाते हैं वो 4th स्टेज ही दिखाते हैं। 1, 2, 3 तो मैंने फिल्मों में कभी देखा ही नहीं। इग्नोर। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर में एंड रिजल्ट ये होता है कि वो पेशेंट मर जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर जब डायग्नोज होता है तो ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टेज का होता है और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप इनको सेवा करो, घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। रियल लाइफ में भी वैसा होता है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। अब पेशेंट्स जो भी आते हैं वो भी रिकवर होते हैं। लोगों से इग्नोर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने हमेशा बताया कि कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, बट लोग वो इरिटेशन इग्नोर कर देते हैं। और कैंसर हमेशा शुरुआती लक्षण देता है, हम लापरवाही में उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने शरीर को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं। जो महिला है वो महिला परिवार का स्तंभ होती है, अपने घर बार में लगी रहती है, काम उसमें लगी रहती है, बच्चा उसका ऑफिस जा रहा है, पति काम पे जा रहा है, बेटी उसको कॉलेज पढ़ने जा रही है, बट वो फिर भी अपने खाने पीने, घर में झाड़ू पोंछा सभी चीज़ों में लगी रहती है। उसको कुछ भी परेशानी होती है वो तब तक कोलैप्स नहीं करती, तब तक बिस्तर नहीं पकड़ती, जब तक उसका दम ना टूट जाए, जब तक उसको लगे कि अरे मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। तब तक उसके अंदर कोई भी सिम्टम आता है वो इग्नोर करती जाती है, टालती जाती है। कोई उससे बिठाकर ये नहीं पूछता, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लाइकवाइज फादर के लिए भागते रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, ऑफिस जाने में, बच्चों की पढ़ाई में, सभी चीज़ों में, बिकॉज एज फादर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको वो बखूबी निभाते हैं, हर किसी के फादर। बट इन सब भागा दौड़ी में वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हर कोई इसी बात पे नज़रअंदाज करता है, और यही रीज़न है आज जो हमारे 20 सेंटर्स हैं, सभी में जितने पेशेंट्स आते हैं सब स्टेज 4 के आते हैं। एंड इसलिए क्योंकि शुरू में हर किसी को सिम्टम देते हैं, हर कोई बताता है कि हाँ 1 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था, ये प्रॉब्लम रहती थी, ऐसा कुछ होता था, बट नज़रअंदाज कर दिया। ये नज़रअंदाजी प्रॉब्लम है।